मैं तो भूल गया। तुम तो गूंगी हो। तुम तो बोल नहीं सकती। लेकिन बिना बोले तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? तुमने मेरे भाई को फंसाया कैसे? कैसे उसे अपना दीवाना बनाया, अपनी बॉडी दिखाकर या फिर उसे अपना जिस्म दिखाकर? तुम जितनी बुरी दिखती हो, उतनी हो नहीं बीवी। जख्म को पहले कायांश की बातें समझ में नहीं आई, तो वो तो अभी होश में आई थी और वो उसकी समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी भोली सी सूरत जब कायांश को देखते हैं, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है। उसने लगभग जख्म के ऊपर हाथ उठा दिया था, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को बीच में ही रोक लेता है। जख्म सिकुड़ गई थी डर की वजह से, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि अब उसने क्या कर दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने हाथ से ही कायांश को बताने लग जाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो कायांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे सामने वो भीख मांग रहा है तुम्हारे लिए। तुम दो भाइयों के बीच में दरार बन गई हो। ये कहकर कियांश ने गुस्से से आगे बढ़कर जख्म के बाल पकड़ लिए और उसका मुंह जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हारी तो वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे मर्द को फंसाने का। पति का प्यार कम पड़ रहा था क्या तुम्हारे लिए? आता हूं ना रात में तुम्हें खुश करने। तुम्हें हर चीज मिलती है जो औरतों को चाहिए होती है। उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाई को फंसाया। ये सुनकर जख्म की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत कमजोर थी और 2 दिन बाद उसे होश आया था। उसे नहीं मालूम था कि आखिर उसने अब क्या कर दिया। वो तो कुछ जानती ही नहीं है, तो फिर क्यों उसका हस्बैंड उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है? वो अपने आप से ही बोली है, मैंने अब क्या कर दिया? मैं तो अभी अभी होश में आई हूं। जख्म खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। उसने सोचा नहीं था कि होश में आते ही उसे कायांश की नफरत का सामना करना पड़ेगा। कियांश की हरकत से जख्म को दर्द होने लगा। तभी डॉक्टर मौके पर अंदर इंटर हो गया और उसने कियांश को जब जख्म के साथ ऐसा करते हुए देखा, तो वो जल्दी से अंदर आकर बोला, मिस्टर कायांश वालिया, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी बीवी को अभी होश में आया है। प्लीज हटिए। हमें उनका चेकअप करने दीजिए। 3 दिन बाद उसकी बीवी को होश आई है और वो होश में आती है उसके साथ ऐसी हरकत कर रहा है। कायांश जख्म को छोड़ देता है तो जख्म एक झटके से बेड पर गिर गई और डॉक्टर ने जख्म को जब देखा तो जख्म उसकी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल कर देती है। ये देखकर तो डॉक्टर की आंखें भर जाती हैं और उसके साथ आई नर्स की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि कायांश कितना बुरा इंसान है और जख्म एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। डॉक्टर जख्म का चेकअप करते हुए कायांश से बोलते, आपकी बीवी बहुत वीक है। प्लीज आप उनके साथ थोड़ा जेंटल रहिए और उनके साथ कोई वायलेट मत करिएगा, क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। प्लीज आप क्या अपनी बीवी के लिए कुछ खाने को ला सकते हैं? कायांश ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे हॉस्पिटल में कुछ है नहीं क्या, जो अब मैं जाऊंगा इसके लिए कुछ लाने? कियांश के गुस्से भरी आवाज सुनकर तो जख्म डर जाती है और वही डॉक्टर नर्स से बोल देता है। तो नर्स वहां से चली गई। अब थोड़ी ही देर में नर्स जख्म के लिए खिचड़ी लेकर आती है और वो अपने हाथ से जख्म को खिचड़ी खिला रही थी। वही नर्स तो ये सोच रही थी कि ये कितना बुरा इंसान है। ये बात वो जख्म से अकेले में बात कर कर उसे ये बोलना चाहती थी कि वो चली जाए अपने देवर के साथ कहीं दूर। कभी कभी हमें गलत बन जाना चाहिए, क्योंकि सही होकर भी हमें वो सब नहीं मिलता जो हमें गलत होकर मिल सकता है। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि जख्म को अगर गलत कदम उठाना पड़ता अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, तो ये गलत नहीं था। नर्स भी है जानती थी, लेकिन शायद ये 19 साल की लड़की नहीं समझ पा रही थी कि वो किस दलदल में फंसी हुई है और उसे इस दलदल से निकलना कितना जरूरी है। जख्म वापस से मेडिसिन खाकर बेड पर सो गई थी। रात का वक्त हो रहा था और वार्ड में सिर्फ वो अकेली थी। तभी वार्ड के अंदर कोई इंटर हुआ और जब वो जख्म को देखता है तो उस शख्स की आंखें नम हो गईं। जख्म को जब किसी के होने का एहसास होता है तो धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और जब उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो जख्म की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके होंठ कांपने लगे थे। जख्म धीरे से उठकर हाथों के इशारे से पूछ रही थी कि कैसे हो तुम?
ये कोई और नहीं देवांश था। देवांश ने अपना हाथ बढ़ाकर जख्म के चेहरे को छूते हुए कहा, कैसी हो तुम? मुझे मिस नहीं किया क्या तुमने? जख्म ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते हुए इशारे से कहा कि मैं सही हूं। तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो देवांश? तो देवांश जख्म के पास ही बैठ गया और उसने जख्म को एकदम से खींचकर अपनी बाहों में भरकर उसे जोर से हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। वही जख्म तो हैरान हो गई। उसे तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो देवांश ने धीरे से जख्म के कान में कहा, प्लीज कुछ देर के लिए बस ऐसे ही बैठी रहो मेरी बाहों में। मुझे सुकून चाहिए। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। मुझे बस थोड़ा सा सुकून चाहिए। इस पर जख्म कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप देवांश की बाहों में बैठी हुई थी। जख्म ने उसे टाइटली हक कर रखा था। देवांश अपना सिर ऊपर कर कर जख्म के फोरहेड पर किस कर लेता है तो जख्म डर जाती है और वो जल्दी से पीछे होने लगी। तो देवांश ने जख्म की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ यहां से दूर चलना चाहोगी? हम तारों की दुनिया में चलेंगे, वहां साथ रहेंगे। इस पर जख्म अपना सर नामे हिलाते हुए उसे अपना मंगलसूत्र दिखती है। देवांश ने जब उस मंगलसूत्र को देखा तो उसने गुस्से से कहा, ये मंगलसूत्र ही हमारे बीच में कटा है ना? आज मैं इसे उखाड़ दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो जख्म। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूं। तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे दुनिया गलत बोलेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारी नजरों में मैं गलत नहीं बनना चाहता। जख्म ने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली। देवांश ने जख्म का सर अपने सीने पर रख लिया और फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम इतनी मासूम क्यों हो? तभी जख्म थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती। तब देवांश को रियलाइज होता है कि शायद जख्म के बालों में दर्द हो रहा है और वो जब जख्म के बालों को साइड कर कर चेक करता है तो वहां पर चोट का निशान था, जिसे देखकर देवांश का एक पल के लिए खून खौल गया और उसने गुस्से से कहा, ये सब तुम्हारे हस्बैंड ने किया ना? ये सुनकर जख्म अपना सर नीचे कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी जोर जोर से क्लैपिंग की आवाज आने लगी। तभी किसी की आवाज आई, वो दो लव बर्ड्स एक दूसरे की बाहों में वक्त बिता रहे हैं। कहीं मैंने उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? जख्म डर गई जब उसने ये आवाज सुन। वो देवांशु से दूर होने लगी तो देवांश ने उसे और कसकर बाहों में भर लिया। देवांश ने धीरे से जख्म से कहा, रिलैक्स, कुछ भी नहीं करेगा ये आदमी तुम्हें। ये कोई और नहीं कायांश था। कायांश ने जब जख्म को देखा कि वो अभी भी देवांश की बाहों से अलग नहीं हो रही है तो गुस्से से उसकी नसें उभर आई। वो एकदम से आगे बढ़ा और उसने जख्म का हाथ पकड़कर जोर से दबाते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी हो तुम मेरी और किसी गैर मर्द की बाहों में लिपट कर बैठी हुई हो। इस पर क्या मैं तुम्हारी पूजा करूंगा या तुम्हें सर पर बैठकर रखूंगा? ये सुनकर जख्म डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवांश ने जख्म का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके आंसू पोंछकर कहा, व्हाई आर यू क्राइंग? इस आदमी के लिए तुम अपने आंसू क्यों बहा रही हो? जख्म ने रोते हुए इशारे से देवांश को कहा कि प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। वो गुस्सा कर रहे हैं। वो आपको भी हर्ट करेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जख्म कायांश की नजरों से डरती थी। उसकी आवाज तो जैसे उसके शरीर से आत्मा को अलग कर देती थी। लेकिन देवांश जख्म को नहीं छोड़ता है। वह उसे और जोर से हक करते हुए बोला, जख्म आप डरिए मत। वह मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं करेंगे और कोई हमें अलग नहीं करेगा। बस आप मेरा साथ दीजिए। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वैसे भी आपका हस्बैंड आपसे नफरत करता है भाई। आपको वह खुशियां कभी नहीं देंगे जो मैं दे सकता हूं। लेकिन जख्म देवांश से छूटने के लिए झटपटाने लगी क्योंकि उसके ऊपर कायांश की आंखें बाज की तरह बसी हुई थीं। हस्बैंड के सामने किसी और मर्द की बाहों में रंगरलिया बना मान रही हो और अगर मैं तुम्हें पनिश करता हूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देवांश ने जब देखा कि कायांश जख्म के दिमाग में गिल्ट भर रहा है, उसे ही दोषी ठहरा रहा है, इस पर देवांश ने गुस्से से कहा, भाई आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। आप अपनी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं, उसे हर इवेंट में लेकर जाते हैं। आप कब अपनी बीवी को कहीं लेकर गए हैं? आप जख्म को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं?
आपने कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है कि आपका कैरेक्टर क्या है? आप अपनी बीवी को कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। ये कहने का हक आपने बहुत पहले ही खो दिया है भाई। कायांश गुस्से से आगे बढ़ा और उसने जख्म की बाजू पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो। बस बहुत हो गया तुम दोनों का यह ड्रामा। मैं तुम्हारी खाल उधर दूंगा। ये सुनकर ही जख्म डर जाती है। वही देवांश भी जख्म का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोकते हुए बोला, प्लीज, अगर आज आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो आप अपनी आने वाली जिंदगी को नर्क बना लेंगी। कायांश से जब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने गुस्से से बगल में रखा फ्लावर वास उठाकर देवांश के सिर पर फोड़ दिया, जिससे देवांश का सिर चकरा गया और उसके सर से खून निकलने लगा। वो फ्लावर वास टूटकर चकनाचूर हो गया। इसी के साथ देवांश भी जमीन पर गिर गया। यह देखकर जख्म ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वह एकदम से कायांश कहां दूर झटक कर देवांश के पास आई और फिर उसे देखते हुए उसे हिलने लगी। वह मन ही मन बोल रही थी कि ये आपने क्या कर लिया? उठिए जल्दी। भले उसके गले से आवाज नहीं निकल सकती थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो चिल्ला रही थी, रो रही थी। वही कायांश को इससे फर्क नहीं पड़ा। देवांश की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन कायांश ने जख्म का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए लेकर बाहर जाने लगा। जख्म देवांश की तरफ देखकर अपना हाथ हिला रही थी कि उसे छोड़ दे, लेकिन कायांश ऐसा नहीं कर रहा था। जख्म जमीन पर घिसटती हुई जा रही थी और रो रोकर उसका भी चेहरा लाल हो गया था। उसने कायांश के हाथों पर जोर से काट भी लिया था, लेकिन कायांश उसे नहीं छोड़ रहा था और उसके बाद वह उसे घसीटते हुए ही लिफ्ट के अंदर लेकर चला गया। जख्म की आंखों से देवांश ओझल हो चुका था। वह बेबस हो गई थी और जख्म की आंखें कब बंद हो गईं, उसे पता नहीं चला। कायांश की हैवानियत ने आज सारी हदें पार कर दी थी। जख्म को मालूम चल चुका था कि उसका पति कितना घिनौना आदमी है। जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। जख जख्म ने झटके से अपनी आंखें खोली। फ्लैशबैक एंड। वह इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और नफरत उसकी आंखों से भागकर आंसुओं के जरिए बाहर आ गई थी। उसके हाथ में इस वक्त वाइन का गिलास था, जिसे वह धीरे धीरे घुमा रही थी। उसकी पकड़ वाइन के ग्लास पर इतनी मजबूत थी कि वाइन का गिलास भी टूटने को था और वह टूटकर उसके हाथ में ही चकनाचूर हो गया। कांच जैसे ही जख्म के हाथों में धंसा खून बहकर जमीन पर टप टप गिरने लगा, लेकिन जख्म के होंठ इस वक्त कांप पर रहे थे। आंखों के सामने अतीत यूं गुजर रहा था मानो जैसे कल की ही बात हो, और सारे जख्म एक बार फिर हर हो गए थे। जख्म के होठों पर एक जहरीले मुस्कान आ गई और उसने अपनी आंखें बंद की और हल्का सा मुस्कुरा दी। यह दर्द उसे सुकून दे रहा था और उसे यह याद दिला रहा था कि उसे अपने एक एक आंसू की कीमत वसूल करनी है। उसे अपने प्राणनाथ को सब कुछ सूद समेत वापस जो करना है। उस वक्त वो मासूम थी, एक ऐसी बेवकूफ लड़की जिसे डर लगता था। लेकिन आज एक वक्त है जब सब उससे डरते हैं। उसके पास पावर है, मनी और एक रुतबा है। आज वह कायांश वालिया को खरीद सकती है। इतनी हैसियत है उसकी। किसी ने सच कहा है कि एक बर्ड जब तक पिंजरे में है, जब तक ही वह फड़फड़ती है, और जिस दिन उस बर्ड को आजाद कर दिया जाता है, वह खुल जाती है, वह शिकारी बन जाती है। जख्म अपने हाथ पीछे कर अपने हाथ से बह रहे उस खून को देखते हुए हंसने लगती है। वह पागलों की तरह हंस रही थी। न जाने कितना खून बहाया है उसने। जिंदा रहकर भी मौत सी जिंदगी जी है। सीने में दिल होते हुए भी उसके खुद को पत्थर बनाने का सफर इतना आसान नहीं था कभी। जख्म धीरे धीरे अपने पहले वाले रूप में वापस आ रही थी। उसके अंदर की वह औरत बाहर आ रही थी, जो शिकार करना चाहती थी, एक ईगल की तरह जो लोगों की आंखें नोचना चाहती थी। वो भूखी थी। बहुत सालों से उस भूख को शांत करने का वक्त आ चुका था। जख्म ने अपने हाथ को दिखा। फिर वह एक एक कर कर कांच के टुकड़ों को अपने हाथों से निकालने लगी। खून उसके हाथों से रिस रहा था इस वक्त। कमरे के अंदर भागकर मोमो आ गई। जख्म, तुमने ये क्या किया? इतना बोलते उसने जल्दी से अपने पॉकेट से अपना हैंकी निकाला और उससे जख्म का हाथ कर दिया और जल्दी से उसके हाथ को बांधते हुए बोली, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ।
और मोमो ने तुरंत अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल कर दिया। ये तुमने क्या कर लिया? जख्म क्यों? खुद को ऐसे हर्ट करती हो? तुम्हें अकेला छोड़ने में भी अब डर लगने लगा है। तुम भूल जाती हो क्या कि तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, और तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम उनकी वजह से ही यहाँ हो आज, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आग थी अपने बच्चों को जिंदा रखने की, उन्हें अच्छी जिंदगी जीने की, और जब आज तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है तो क्यों खुद को इतना हर्ट करती हो? मोमो ने जख्म को स्ट्रगल करते हुए देखा था। उसने जख्म को बार बार गिरते हुए और फिर उठते हुए देखा था। कहते हैं ना कि जिसकी शिद्दत पक्की हो और जिसे अपने काम से मोहब्बत हो, वो शख्स पागल हो जाता है उसके पीछे। और यही हुआ था जख्म के साथ। जख्म इस कदर अपने सक्सेस के पीछे पागल हो चुकी थी कि उसने खुद को ही खत्म कर दिया था। वो हार्टलेस बन गई थी और आज बहुत बड़े मुकाम पर खड़ी थी, जो उसे चाहिए था। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और भी थी। मोमो वो नहीं जानती थी, और मोमो ने जानने की कोशिश भी नहीं करी। जख्म को नहीं पसंद था कि कोई उसकी प्राइवेसी में इन्वॉल्व हो। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गए और वह जख्म के हाथ का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने जख्म के हाथ में पट्टियां बांधी और जख्म चुपचाप सोफे पर अभी भी वैसे ही बैठी थी। मोमो खून की बूंद को क्लीन कर रही थी और जख्म सोनी नजरों से सिर्फ उसे फर्श को देख रही थी इस वक्त। उस कमरे के अंदर कुछ प्यारी सी आवाजें गूंज गईं। मामा, 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 मामा। और जख्म के कानों में जैसे ही आवाज गई, उसके एक्सप्रेशन बदल गए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गए और वह जख्म के हाथ का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने जख्म के हाथ में पट्टियां बांधी और जख्म चुपचाप सोफे पर अभी भी वैसे ही बैठी थी। मोमो खून की बूंद को क्लीन कर रही थी और जख्म शून्य नजरों से सिर्फ उसे फर्श को देख रही थी इस वक्त। उस कमरे के अंदर कुछ प्यारी सी आवाजें गूंज गईं। मम्मा, 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 मम्मा। और जख्म के कानों में जैसे ही आवाज गई, उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, और उसने जब अपना सिर उठाकर सामने देखा तो दरवाजे से उसके छोटे छोटे बेटे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में उसके पास भागकर आ रहे थे। उसके 6 बच्चों ने अपने गले के अंदर वाटर बोतल को लटका रखा था, और वह छोटे छोटे से इतनी प्यारी लग रहे थे कि जख्म अपने प्यारे बच्चों को देखती रह गई। वही मोमो ने जब बच्चों को देखा तो उसके होठों पर स्माइल आ गई, और डॉक्टर ने भी जब उन बच्चों को देखा तो वह भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए। जख्म के बच्चे थे ही इतने प्यारे, क्यूट क्यूट से। वह भागकर अपनी मम्मा के पास आए और एकदम से उसके ऊपर चढ़ते हुए उसे हग करने लगे। उन्होंने अपनी मम्मा के गाल पर किस्सी की बारिश कर दी थी, और जख्म भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में दर्द हो रहा था। फिर भी उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए एक एक कर कर उनके गाल पर किस करते हुए कहा, आ गए तुम सब? स्कूल से कैसा रहा डे? देव ने प्यार से कहा, मम्मा आज हमें बहुत मजा आया। आपको पता है आज स्पोर्ट्स क्लासेस थी, हमने ना रेस भी लगाई और मैं फर्स्ट आया। मामा, देव ने एक्साइटेड होकर अपनी मामा को कहा। इस वक्त लक्ष्य ने अपनी मम्मा को देखते हुए कहा, मम्मा आपके हाथ में चोट कैसे लगी? लक्ष्य ने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया था, और फिर वो जख्म के हाथों को सहला रहा था और उस पर फूंक मार रहा था। जब जख्मा ने यह देखा तो उसकी आंखें झिलमिला सी गईं कि वह कैसे भूल जाती है उसके पास दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है, और वह है उसके प्यारे बच्चे जो उस पर जान देते हैं। जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन बदले में उसे जीने की वजह भी तो दी। वही उसके बच्चे उसके लिए खड़े हो गए थे, और उनके छोटे छोटे माथे पर अब शिकन आ गई। ये देखकर जख्मा ने कहा, तुम सब इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो माँ की? ज्यादा चोट नहीं लगी है? नहीं मम्मा, चोट लगी है, तभी तो डॉक्टर अंकल भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप हमसे झूठ बोल रहे हो? आकांक्ष ने भोली सी सूरत के साथ कहा। जख्मा ने अपने प्यारे बच्चों को समझाते हुए कहा, मम्मा बिल्कुल ठीक है, अब तुम सब जाकर शावर ले लो, उसके बाद मम्मा आप तीनों के साथ लंच करेगी। चलिए अब जल्दी जल्दी जाइए। लेकिन जख्म के बच्चे उसे छोड़कर हील तक नहीं रहे थे। तो जख्म ने सबको आंखें दिखाई, तो वह लोग मुंह बनाकर बंधु सी शक्ल लेकर एक एक करके लाइन लगाते हुए वहां से चले गए। ये देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं।
जख्म ने डॉक्टर को वहां से जाने के लिए कहा। डॉक्टर थोड़ी देर में वहां से चले गए। मोमो जख्म को रिपोर्ट दे रही थी कि आज मीटिंग में क्या क्या हुआ था। वही जख्म का फोन रिंग करने लगा अचानक से। जख्म ने जब अपने फोन की तरफ देखा तो ये किसी और का नहीं, कायांश वालिया का कॉल था। जख्म के होठों पर स्माइल आ गई। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था और ऐसे ही कॉल लगातार आ रहा था, लेकिन जख्म कॉल पिक नहीं कर रही थी। मोमो यह चीज देख रही थी कि जख्म जानबूझकर कायांश वालिया का कॉल अवॉइड कर रही है, लेकिन जख्म से यह सवाल पूछने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। जख्म के होठों पर अपना फोन देखते हुए स्माइल आ गई, क्योंकि फोन उसके हाथ में था और कॉल बार बार आ रहा था। कम से कम कॉल 30 टाइम उसके फोन पर आ चुका था। तो जख्म ने इस बार कॉल पिक कर लिया और दूसरी तरफ से उसे कायांश वालिया की आवाज सुनाई दी। हेलो। कायांश वालिया की आवाज में बेचैनी थी, जो जख्म ने फील कर ली, और ये फील करते ही उसके होठों पर जहरीले मुस्कान आ गई। मिस अंदानी क्या? ठीक है, आप मेरा कॉल पर क्यों नहीं पिक कर रही थी? लेकिन जख्म कुछ नहीं बोली और उसने कॉल कट कर दिया। उसने अपना फोन दूसरी साइड रख दिया और उसके बाद कॉल वापस से आने लगा और जख्म हंस रही थी। चलो, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मोमो जख्म से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। जख्म बाहर आ गई। वहीं मोमो ने मुड़कर जख्म के फोन को देखा। कॉल बार बार आ रहा था। जख्म ने अपने हाथ में पकड़ा फोन पीछे की तरफ फेंक दिया और हंसते हुए बाहर चली गई। ये तो सिर्फ शुरुआत है तुम्हारी तड़प की। मैं तुम्हें पागल कर दूंगी कायांश वालिया। जख्म किचन में खड़ी हुई थी और वो अपने बच्चों के लिए कुछ टेस्टी सा कुक कर रही थी, क्योंकि बच्चे उसके स्कूल से आए थे और उन्हें भूख भी लगी होगी। जख्म ने सोचा था कि वो अभी अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाएगी, ताकि वहां पर उसके बच्चे खेल सके। जख्म अपने बच्चों को कहीं अकेला नहीं जाने देती थी, क्योंकि वो उन्हें लेकर पॉजिटिव पर प्रोटेक्टिव थी। वो हमेशा उन्हें अपनी नजरों के सामने रखती थी। शायद जिस वजह से उसके बच्चे सोशलाइज नहीं हो पाए, लेकिन जख्म को एहसास हुआ कि अभी तो उसके बच्चे छोटे हैं। जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो जख्म उन्हें सब कुछ खुद सिखाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी पॉसेसिवनेस में और अपनी प्रोटेक्टिवनेस में उनका बचपन छीन लेगी। जख्म अपने बच्चों के लिए खाना कुक कर डाइनिंग टेबल पर सजा रही थी। उसने अपने बच्चों के लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खुद बनाई और उसके बच्चे बाथरूम के अंदर डांस कर रहे थे। होम थिएटर पर सॉन्ग चल रहा था और जख्मा की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि होम थिएटर के चलने की आवाज उसे डाइनिंग टेबल तक आ रही थी। जख्म अपने हाथ को देखते हुए स्टेयर्स से होते हुए अपने बच्चों के कमरे में आ गई और उन्हें देखने लगी। बाथरूम में जाकर उसके बच्चे नंगू पंगू होकर बाथटब में खेल रहे थे और डांस कर रहे थे। ये देखकर कि होठों पर स्माइल आ गई और वो उन सबको देखकर उन्हें घूरते हुए बोली, आप सबको शर्म नहीं आती ना मम्मा? आप लोगों का वेट कर रही है नीचे, लेकिन आप लोगों को यहाँ मस्ती करनी है। आप जानते भी हैं कितना वक्त हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। आप लोगों को बाथरूम में बीमार पड़ जाओगे, फिर कल स्कूल कौन जाएगा? मम्मा जाएंगी क्या आप लोगों की जगह? जख्म को अचानक से बाथरूम में देखकर बच्चे चौंक गए और डरते हुए उन्होंने अपनी मम्मा को देखा कि अब उन्हें डांट पड़ने वाली है। आकांश तो अपने भाइयों के पीछे छुप गया। जख्म बाथरूम के अंदर आई और फिर उसने एक एक कर अपने बच्चों को देखते हुए सबको डांट लगाते हुए कहा, डेव, अव्यान, लक्ष्य, यक्ष, एकांश, आकांश, तुम सब बहुत शैतान हो चुके हो। आप बिल्कुल भी मम्मा की नहीं सुनते हो। सबको मार पड़ेगी अब। अभी चल रहे हो, नीचे की नहीं चल रहे हो। चलो जल्दी जल्दी टब से बाहर निकलो। जख्म के बच्चे एक एक कर बाहर की तरफ भाग गए। हर जगह उन्हें नंगू पंगू भागते हुए देखकर जख्म मुस्कुरा रही थी। वो अपने बच्चों की प्यारी प्यारी हरकतों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती थी। वहीं उसने अपने सबसे छोटे बेटे को देखा, जो धीरे धीरे जा रहा था। यह देखकर जख्मा ने उसका कान मरोड़ते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है मम्मा, तुम्हें देख नहीं सकती है कि तुम अपने भाइयों के पीछे छुप जाओगे तो बच जाओगे डांट से? आकांश ने दर्द से कराहते हुए कहा, मम्मा, दर्द हो रहा है। सॉरी मम्मा, बाकी भाई भी तो खेल रहे थे ना, तो मैं भी खेल रहा था। उन लोगों ने मुझे रोक कर रखा था।
मैं तो उनको पहले ही बोल रहा था कि मुझे बाहर जाने दो, वरना मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। मैं छोटा हूं ना। ना तो सब मुझे डांट देते हैं मम्मा। मैं तो आपका अच्छा बच्चा हूं। जख्म आकांश के उन प्यारे प्यारे शब्दों को सुनकर समझ गई थी कि उसका बच्चा उसे मक्खन लगा रहा है। लेकिन फिर भी जख्मा ने उसके कान और जोर से मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारा यह सही है। हमेशा अपने बड़े भाइयों को फंसा दो। वही देव, अभियान, लक्ष्य, यक्ष, एकांश अपने छोटे भाई को घुर रहे थे कि यह खुद को समझता क्या है, हमेशा उन पर ही ब्लेम डाल देता है। जख्म ने सबको डांटते हुए कहा, चलो जल्दी जल्दी जाकर सब कपड़े पहनो। जख्म की डांट सुनकर सभी बच्चे वहां से 9 दो 11 हो गए और फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर तैयार होने लगे। जख्म जो बाथरूम से बाहर आई तो उसने अपने बच्चों को देखा जो इतनी फुर्ती से काम कर रहे थे। उन्हें देखकर जख्म हंसने लगी और फिर उन्हें कमर पर हाथ रखकर घूरते हुए बोली, हो गया तुम लोगों का, हाँ मम्मा, बस हो गया। ऐसा बोलते हुए जख्म के बच्चे एक एक कर तैयार होकर खड़े हो गए उसके सामने। ये देखकर जख्म ने उन्हें कहा, वेरी गुड, अब चलो जल्दी जल्दी सब नीचे। जख्म की बात को मानते हुए उसके बच्चे एक एक कर कमरे से बाहर निकल गए और जख्म लक्ष्य को अपनी गोद में लेकर बाहर निकल रही थी। वो सब डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर उस पर बैठ गए। फिर जख्म ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। कुछ 30 मिनट तक सभी ने अपना खाना फिनिश कर लिया। मोमो काम से कंपनी गई हुई थी। जख्म अर्जेंटली उसे वहां से भेज दिया था। जख्म अपने बच्चों को देखते हुए बोली, अब हम पार्क जाएंगे तो एक एक करके आप लोग बिना शैतानी किए जाकर कार में बैठ जाओ। फिर मम्मा आती है। जख्म के घूरने से ही उसके प्यारे बच्चे डर जाते हैं और भोली सी सूरत बनाकर बोले, मम्मा, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, हम तो अच्छे बच्चे हैं। इस पर जख्म ने गुस्से से कहा, मैं जानती हूं कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। सब कितना परेशान करते हो मम्मा को। बदमाश कहीं के, चलो अब ज्यादा बातें मत करो, जाकर कार में बैठ जाओ। जख्म की बात मानकर देव, अव्यान, लक्ष्य, यक्ष, आकांश, एकांश एक एक कर बाहर चले गए और मम्मा ने जिस कार में बैठने के लिए कहा था उसमें बैठ गए। आज बोलो, अपनी फेवरेट कर स्पोर्ट्स कार में बैठे थे। जख्म अपने कार की लेकर बाहर आए और फिर जब उसने देखा कि उसके बच्चे स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए हैं, यह देखकर जख्म की आंखें छोटी हो गई कि यह सब उसकी बात कभी मानते क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी उसे प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वो स्पोर्ट्स कार में ही अपने बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। वो दूर पार्क में जाया करती थी ताकि वहां पर उसके बच्चों को खेलने में प्रॉब्लम ना हो और जख्म खुद को अच्छे से कवर कर लेती थी कि कोई उसे पहचाने भी ना, क्योंकि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चों के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी देर में वह लोग कुछ दूर के पार्क में पहुंच गए। जख्म ने स्पोर्ट कार एक साइड लगाते हुए अपने बच्चों को उस पार्क में खेलने के लिए भेज दिया और खुद एक बेंच पर बैठकर बुक रीडिंग करने लगी। इस बात से अनजान थी कि उसने भले ही अपने सिर पर कैप लगा रखी थी और फेस पर ब्लैक मास्क लगा रखा था, लेकिन दो आंखें उसे बेसब्री से देख रही थी, जैसे उन आंखों को प्यास हो उसके दीदार की। जख्मा ने नजर उठाकर सामने देखा क्योंकि उसे फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, बट आसपास उसने किसी को नहीं देखा तो शायद यह उसका भ्रम था, इसलिए वो वापस से बुक रीड करने में मग्न हो जाती है। पर एक नजर वो अपने बच्चों को देखती है जो पार्क में खेल रहे थे। बाकी बच्चों के साथ मिलकर यह देखकर वो स्माइल करती हैं। जख्मा वापस से अपनी बुक में बिजी हो गई थी। वह एक बिजनेस बुक पढ़ रही थी। तभी थोड़ी ही दूर पर एक बड़े से पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर आया और वो पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। उसने अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर बांध रखा था और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ जख्म पर थी। वो उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। जख्म के हाथ में इस वक्त पेन था जिससे वो बुक में कुछ ना कुछ राउंड कर रही थी और फिर वो उस पेन को अपने मुंह में रखकर कुछ सोचने लग जाती और पाउट बनाने लगी। वो उस शख्स की आंखों में बस गया था। वो जख्म के पैर हिलाने की आदत को भी नोटिस कर रहा था। जख्म के बाल इस वक्त बंधे हुए थे जिससे वह उम्र में काफी कम लग रही थी। उस शख्स के भाव सर्द हो गए। वो सिर घुमाकर जख्म के बच्चों की तरफ देखने लगा जो खेल रहे थे, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। वो जख्म के एक एक बच्चे को गौर गौर से देख रहा था
और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जैसे उसने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। ये अनएक्सपेक्टेड और अनट्रू लग रहा था। इमेजिनेशन वर्ल्ड जैसा था ये सब कुछ। क्या रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है? अनबिलीवेबल। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब पिछली बार उसने इन बच्चों को देखा था तो उसे लगा कि शायद उसे गलत फहमी हुई है, वह नशे में है या उसकी आंखों में खराबी हो गई है। उसे सेल्फ डाउट हो गया था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास भी गया था अपने आई टेस्ट के लिए। और उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और उसकी आइस में कोई खराबी नहीं थी। और उसे ये चेक भी करना था कि उसने जो देखा क्या वह सही है। क्या जख्म अंदानी की जिंदगी में कई ऐसे राज है जो दुनिया से छुपाए गए हैं? यही पता करने के लिए आज आया था कायांश वालिया। और आज जो उसने देखा उस पर तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। जब जख्मा अपनी स्पोर्ट्स कार से बाहर आई और जब एक एक कर कर उसने बच्चों के चेहरे देखे जो एक दूसरे से मिलते थे, ये देखकर तो कायांश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और अपनी आंखों पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने कई बार अपनी आंखों को रब की और अपने चेहरे पर उसने खींचकर एक थप्पड़ भी मारा कि वह होश में आ जाए। लेकिन सामने जो नजारा वो देख रहा था वो झूठ नहीं था, वो ये श्योर कर चुका था। इधर लाक्ष जो अपने भाइयों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, उसने सिर घुमाकर पेड़ के पास खड़े उस आदमी को देखा और वो उस शख्स को घूरने लगा, क्योंकि वो इंसान काफी देर से उन्हें देख रहा था और लाक्ष को यह अंकल कहीं देखा देखा सा भी लग रहा था। उसने अपनी चीन पर अपने छोटे हाथों को रखकर सोचना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ देखा है उसने इन अंकल को। वही कियांश जल्दी से बैठकर पीछे छुप गया और वहां से वह लाक्ष को देखने लगा। उसे याद आ गया कि यह बच्चा कितना शैतान है। अस्पताल में भी इस बच्चे ने उसकी नाक में दम करके रख दिया था और जंगल में भी इसी बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया था। कियांश अभी सबके सामने नहीं आना चाहता था, यह उसके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि जख्म अडानी एक खतरनाक औरत थी। वो इतनी रूठ थी कि वो उसकी जान भी ले सकती है। पर कायांश वाला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में एक प्लान था जिसे वह एग्जीक्यूट करना चाहता था और उसके लिए उसे पेशेंस रखना होगा खुद के अंदर। कायांश वालिया ने जख्म को बहुत कॉल किए थे, लेकिन जख्म ने उसका एक भी कॉल पिक नहीं किया और कियांश ये समझ चुका था कि जख्म जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है, जो कहीं ना कहीं वो इंसल्टिंग फील कर रहा था, क्योंकि कियांश वालिया का एटीट्यूड और उसका एरोगेंट उससे भी बढ़कर था। उसके लिए वह जख्म के बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। नॉट बैड। कायांश वालिया को जख्म के 6 बच्चों के बारे में पता चल चुका था और उसे तो पहले यकीन नहीं हुआ, इसीलिए वो कंफर्मेशन के लिए दोबारा से आज पार्क में आया था स्टॉक करते हुए। और उसने जख्म के खेलते हुए बच्चों को देखा जो एक जैसे दिख रहे थे। उसे क्लियर हो चुका था कि यह सब जख्म के बच्चे हैं और जख्म इन्हें दुनिया से छुपा कर रखती है। कायांश एक बड़े से पेड़ के पीछे से छुपकर जख्म के बच्चों को देख रहा था जो फुटबॉल खेल रहे थे। उसमें से लक्ष्य की नजर जब कायांश पर जाती है तो वह सोच में पड़ जाता है कि उसने कहीं तो इन अंकल को देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ, क्योंकि कायांश काफी दूर था और उसने भी खुद को हाइड कर रखा था। पर वो जख्म के एक हाइट के एक जैसे बच्चे देखकर कंफ्यूज भी हो रहा था कि आखिर इनमें से बड़ा कौन है और फिर छोटा कौन है। कायांश एक्साइटेड हो गया था। उसने जिंदगी में 7वां अजूबा पहली बार देखा, न जाने क्यों। कायांश एक्साइटेड हो गया था। उसका एक पल को दिल चाहा कि वो सभी बच्चों को जाकर ध्यान से सामने देखे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने हाइड रहना ही बेहतर समझा। वही जख्म ने अपना सिर उठाकर आसपास देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। जख्म की आंखें सर्द हो गईं और उसकी भौहें तन गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बुक बेंच पर रख दी और फिर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उस पेड़ के पीछे जख्म को अंदाजा हो गया था कि कोई तो है उस बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा है। कहीं वो शख्स उसके बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। ये सोचते ही जख्म ने सबसे पहले अपना फोन निकाला और उसने फोन पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए अपना फोन कट कर दिया और फिर वो अपने कदम उस पेड़ की तरफ बढ़ाने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
उसे ऐसा फील हुआ कि कोई तो है उसके पीछे। जख्म जब उस पेड़ के एकदम नजदीक पहुंच गई थी, तो उसने अपनी चाल को धीमा कर दिया ताकि कोई आवाज ना हो और वो रंगे हाथों उस शख्स को पकड़ सके। जश्म पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे आई, वो हैरान रह गई क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। जख्म की आंखें छोटी छोटी हो गईं। उसने जो परछाई देखी थी, वो अचानक से कहां गायब हो गई। जख्म ने सिर घुमाकर अपने बच्चों की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए वो अपने बच्चों के पास आ गई। देव, अव्यान, लक्ष्य, यक्ष, एकांश। आकांश ने जब अपनी मम्मा को देखा, तो वो चहकते हुए बोले, मामा, आप भी हमारे साथ खेलोगे क्या? जख्म ने धीरे से कहा, यस बच्चा, मामा भी आप लोगों के साथ खेलना चाहती है। जख्म अब अपने बच्चों को अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो भी उनके साथ खेलने में बिजी हो जाती है। जख्म के पीछे पीछे उसके बच्चे भाग रहे थे। जख्म ने अपने सभी बच्चों को देखते हुए कहा, चलो मम्मा से ये बल लेकर दिखाओ आप लोग। जख्म फुटबॉल को अपनी उंगलियों पर डांस करते हुए अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। डेव के साथ साथ उसके सभी भाई उछल कूद कर अपनी मम्मा से उस बॉल को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो तो बहुत छोटे थे। अपनी मम्मा से, मम्मा ये तो चीटिंग है, आप बहुत लंबे हो, याक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा। इस पर जख्मा ने हंसते हुए अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर उसकी टोपी ठीक करते हुए उसके गाल खींचने लगी और बोली, अभी तुम छोटे हो, लेकिन कुछ सालों बाद तुम मम्मा से भी बड़े हो जाओगे। क्या सच में मम्मा? यक्ष ने अपने चिन्ह पर अपना हाथ रखते हुए स्टाइल के साथ खड़े होकर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा। यह देखकर जख्म ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने बेटे के गाल को चूम लिया और फिर उसकी नोच पर पिंक करते हुए बोली, हाँ बेटू, तुम कुछ सालों बाद मम्मा से भी बड़े हो जाओगे। मम्मा तुम लोगों के आगे छोटी छोटी लगने लगेंगी। इधर कायांश पार्क से बाहर आ गया था और वो बाहर से चुपके से जख्म और उसके बच्चों को एक साथ खेलते हुए देख रहा था। शुक्र है कि उसने सही वक्त पर मूवमेंट लिया, क्योंकि उसे लग गया था कि जख्म उसकी तरफ आ सकती है। इसीलिए वो वहां से पहले ही मौका देखकर निकल गया था। कायांश, वालिया, बाल बाल बच गया था। उस जख्मा अडानी से बचकर रहना होगा, क्योंकि यह औरत कुछ ज्यादा ही शातिर थी और उतनी ही चालक और स्मार्ट भी वो उससे इम्प्रेस था, क्योंकि जख्म कुछ ऐसा कर देती थी जो कायांश को सोचने पर मजबूर कर देता था। वो अपने कदम 4 गुना बढ़ाकर रखती थी कि कोई भी उसकी चाल का अंदाजा ना लगा सके। यही गेम खेला था जख्म ने बिजनेस, और उसके साथ कायांश सब धीरे धीरे समझ रहा था कि वो जख्म अडानी के चपेट में आ गया है। वो जख्म अडानी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जख्म अडानी ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और वो ये सोचकर भी हैरान था कि जख्म अडानी को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। वो उसकी वाइफ से लेकर सब कुछ जानती है, उसके बारे में आखिर कैसे पॉसिबल है ये सब कुछ। जख्म की आंखों में उसे नफरत दिखाई देती है खुद के लिए, लेकिन ये नफरत क्यों है, ये देखकर ही कियांश बेचैन हो जाता था। शाम का वक्त, जख्म ने अपने बच्चों को अब घर चलने के लिए कहा, तो उसके बच्चे भी उसकी बात मानकर वापस से कार में आ गए। रास्ते में उन लोगों ने आइसक्रीम खरीदी और चॉकलेट लेने के बाद जख्म ने अपने बच्चों की जरूरत का कुछ और सामान भी लिया मॉल से। उसके बाद वो लोग घर वापस आ गए। शेफ रात के डिनर की तैयारी कर रहे थे। बच्चे अपने रूम में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे और जख्म अपनी कंपनी का काम हैंडल कर रही थी। मोमो घर वापस आ गई थी और जख्म को मीटिंग का शेड्यूल बता रही थी, जिस पर जख्म थिंक कर रही थी कल का शेड्यूल जख्म का बहुत बिजी था। धीरे धीरे रात गुजर गई, लेकिन जख्म रात के 3 बजे तक बेड पर लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी और उसके बच्चे उसके बगल में सो रहे थे। जख्म को बहुत मेहनत करनी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं झेलने देगी। गरीबी एक श्राप है, ये उससे बेहतर कौन जान सकता है। पैसा ही सब कुछ है। मनी सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि हैप्पीनेस है। थोड़ी देर बाद जख्म ने लैपटॉप साइड में रख दिया और फिर वो अपने बेटे अवियान को हक कर कर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की तरह जख्म के बच्चे उससे पहले उठ गए थे और अपनी मम्मा के ऊपर हक कर कर लेटे हुए थे, जिससे जख्म दब गई थी।
लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बारी बारी से अपने सारे बच्चों को किस किया और फिर उन्हें लेकर बाथरूम में चली गई। वहां ले जाकर बात लेने के बाद एक एक कर कर उसके बच्चे टॉवल लपेटकर बाहर आ गए। अपने नंगू पंगू बच्चों को स्कूल के कपड़े पहनते हुए देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। उसके बेटे इतने बड़े हो गए और धीरे धीरे यह और भी बड़े होते चले जाएंगे। फिर उसके बच्चे उससे दूर हो जाएंगे। यह सोचकर ही जख्म का दिल बैठ जाता था। थोड़ी देर बाद जख्म के बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए थे और वो उन्हें स्कूल छोड़ने खुद जाती है। स्कूल छोड़ने के बाद जख्म वहीं से अपनी कंपनी के लिए निकल गई। आज जख्म का अपनी कंपनी में फर्स्ट डे था। उसके एम्प्लाई उसे रिस्पेक्टिवली ग्रीट करते हुए वेलकम कर रहे थे। कुछ एम्प्लॉइज ने तो जख्म को फ्लावर्स दिए। जख्म ने सबके ऊपर एक सरसरी नजर डाली, जिसे देखकर एम्प्लॉय समझ गए थे कि उनकी बॉस बहुत डेंजरस है और स्ट्रिक्ट भी हैं। सारे एम्प्लॉइज वापस अपनी जगह पर चले गए और वो लोग अपना काम करने पर फोकस करने लगे। जख्म अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाली थी। जख्म का उस मीटिंग को अटेंड करना जरूरी था क्योंकि वो एक नए प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में जख्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए पहुंच गई। उसके साथ उसका मैनेजर था क्योंकि उसकी एक और मीटिंग थी जिसे अटेंड करने के लिए मोमो गई हुई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सभी प्रेजेंट थे। वहां पर प्रियांशु की कंपनी की तरफ से कायांश और उसका असिस्टेंट आया हुआ था। कायांश की नजरें जैसे ही जख्म पर गई, जख्म ने अपनी नजरें हटाकर किसी और की तरफ करते हुए उसे हेलो कहा। कायांश ने देखा किस जगह जख्मर उसे अवॉइड कर रही है तो उसके भाव बदल गए, लेकिन वो यहां पर कुछ बोल नहीं सकता था। मीटिंग स्टार्ट हो गई। जख्म का पूरा फोकस उस प्रोजेक्टर पर था। जख्म ने अपना मन बना लिया था कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि उसे उस प्रोजेक्ट में कुछ दम दिख रहा था जो उसके लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। जब मीटिंग ओवर हुई तब जख्म ने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बाकी किसी को मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो कंपनी भी कहीं ना कहीं जख्म की कंपनी से ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। इस वक्त नंबर 1 पर जख्म की कंपनी चल रही थी और हमेशा की तरह जख्म ने ही प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। सब कांग्रेट्स कर रहे थे, लेकिन खुश कोई भी नहीं था। वो उनकी राइवल थी, एक तगड़ी कंपीटिटर जो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। और आने वाले इस साल में हो सकता है कि सी बॉन्डियो का बेस्ट अवार्ड इस बार भी जख्म ही लेकर जाए। जख्म सबके चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को जानती थी। इन सब चीजों की उसे आदत हो चुकी थी। उसके राइवल्स भला कैसे खुश हो सकते हैं? और उनमें से सबसे बुरी हार तो कायांश की हुई थी क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन कंपनी ने खुद मना कर दिया क्योंकि जख्म ने एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए उनके शेयर्स खरीद लिए थे, जिससे कंपनी भी खुश थी और जख्म का रुतबा भी बढ़ गया था। जख्म को इसके बाद एक और मीटिंग में जाना था। उसकी मीटिंग इसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के C.io के साथ थी, जिसे अटेंड करना जख्म के लिए जरूरी था क्योंकि वो अपना कदम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी रखना चाहती थी, जिसके लिए उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। जख्म अपनी कार की तरफ जा रही थी। उसने शेड्स लगाए हुए थे, लेकिन तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज देते हुए कहा, मिस जख्मा अडानी, आप तो हमें इग्नोर कर रही हैं। हमसे तो मिल लीजिए। इस आवाज को सुनते ही जख्म ने पीछे घूमकर देखा तो यह कोई और नहीं आया था और उसने कहा, हेलो मिस्टर कायांश वालिया, आपको मुझसे कोई काम था? प्लीज, मैं थोड़ी जल्दी में हूं। मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और वह मीटिंग अटेंड करना मेरे लिए जरूरी है। कांग्रेचुलेशन। जख्म ने कायांश को थैंक यू कहा और फिर वहां से जाते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर कायांश वालिया, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। कायांश ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और फिर वो जख्म को जाते हुए देखता रह गया। वो जानता था कि जख्म ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जख्म ने उसकी कंपनी के भी शेयर्स खरीद रखे थे, जिससे जख्म का भी हिस्सा उसकी कंपनी में था। कायांश इस बात से डिनाई नहीं कर सकता था। उसे जख्म से जलन भी हो रही थी कि एक लेडी होकर आखिर ये सारे आदमियों से ऊपर कैसे हो सकती है। वही जख्म भी मुस्कुराते हुए
मन ही मन हंस रही थी। ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें ऐसे ही बहुत झटके मिलेंगे। लेकिन अभी जख्म अपना टाइम कायांश वालिया पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो जल्दी से अपनी कार में बैठ गई और ड्राइवर जख्म को लेकर मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गया। जख्म कार से बाहर आई और फिर अपने इस गुरूर के साथ वो अपना ब्रांडेड पर्स हाथ में लेकर अंदर जाने लगी। वहां पर भी उसका वेलकम रिस्पेक्टिवली किया गया था कि अचानक से उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। रोज पेटल्स को अपने ऊपर गिरते हुए देखकर जख्म हैरान हो गई, क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड था। जख्म ने सामने देखा तो एक आदमी उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसके हाथ उसकी पॉकेट में थे, आंखों पर उसने शेड्स लगा रखे थे और होठों पर एक चार्मिंग स्माइल थी। उसने अपने शेयर्स निकालकर उस शख्स को देखा। उसकी आंख सर्द हो गई। जख्म उस लोकेशन पर पहुंच गई थी जहां पर उसकी मीटिंग थी, और जब वो अंदर की तरफ जा रही थी, अचानक से उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी, जिसे देखकर हैरान वो गई थी। वो अभी ये सोच रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। तभी अचानक से उसे सामने से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया, और वो शख्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। वो शख्स रोब में चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ जख्म की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम मिस जख्म। जख्म ने उस शख्स के हाथ को देखते हुए उसे अपना हाथ मिलाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, हेलो मिस्टर डी। डैनियल ने जख्म को देखते हुए अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, जैसा आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसी है। जख्म ने विदाउट एक्सप्रेशन कहा, मिस्टर डैनियल, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे मीटिंग के लिए और भी कहीं जाना है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या हम मीटिंग में फोकस कर सकते हैं? डोंट माइंड। जख्म के अंदाज को देखते हुए मिस्टर डैनियल ने कहा, ओके नाइस, जैसा सुना था आपके बारे में बिल्कुल वैसे ही हैं आप, बट आपकी डेडिकेशन को देखते हुए आई अप्रिशिएट यू। जख्मा ने कहा, थैंक यू सो मच। उसके बाद जख्मा और मिस्टर डी दोनों उनके ऑफिस में आ गए। जख्मा डी के सामने वाली चेयर पर बैठी हुई थी और वो असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हुए कुछ फाइल्स को वो मिस्टर डी के सामने रख देती है। मिस्टर डी ने जख्म के फेस के एक्सप्रेशन देखे और फिर वो धीरे से स्माइल करते हुए, सॉरी टू से बट आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वो नहीं हूं जिससे आप मिलने आई हैं। बस 5 मिनट लेट है, आपको उनका वेट करना होगा। वो देरी से आने के लिए माफी चाहते हैं। जख्म ने मिस्टर डी को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग अपने काम को लेकर बिल्कुल भी डेडिकेट नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इस बारे में सोचने की जरूरत है, बिकॉज आई हते थिस जो अपने काम पर फोकस नहीं करते, और डीले से मुझे नफरत है। जख्म की वॉइस में अग्रेशन को फील कर कर, आई एम सॉरी मिस जख्म अदानी। जैसे कि मैंने आपसे कहा मिस्टर किंग, बस आते ही होंगे, 2 सेकेंड्स आर लेफ्ट। जख्म गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई और पीछे की ओर जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने को हुई, जल्दबाजी में कहा, आप नहीं जानती कि आप कितने बेहतरीन मौके को ठुकरा रही है। मिस्टर किंग से मिलने का हर किसी को मौका नहीं मिलता, और यह 5 मिनट की अपॉइंटमेंट आपने ही बुक की थी। शायद आप ये भूल रही हैं। ऐसा ना हो कि अपने एरोगेंस और अपने एटीट्यूड में आप एक अच्छा खासा मौका घुमा दे। जख्म गुस्से से डोर की तरफ जा रही थी। उसने जैसे ही डोर ओपन किया और बाहर उसने अपना कदम रखा ही था कि वो किसी से टकरा गई। जख्म के मुंह से चीख निकल गई और अंदर आ रहे शख्स ने भी जख्म को जल्दबाजी में पकड़ लिया, और जख्म ने घबराहट में उस शख्स के शोल्डर पर अपनी पकड़ कस दी। जख्म का नाखून जैसे ही उस शख्स की गर्दन में धंसे, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसकी बाहों में थी और जख्म ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जख्म ने फील किया कि उसे किसी तरीके का दर्द नहीं हुआ, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने उस चेहरे को दिखा, और एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और शरीर डर से कांप गया। वही उस शख्स ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नजर जख्म की आंखों से जा मिली। जख्म की आंखों में देखते ही मानो वो खौस आ गया, क्योंकि यह आंखें उसने पहले भी कहीं देखी हैं। उस शख्स को दर्द का एहसास होने लगा। नाखून उसकी गर्दन पर जख्म दे रहे थे और वहां से खून भी आने लगा। जख्म जल्दी से खड़ी हो गई और उसने हड़बड़ाहट में कहा,
आई एम सॉरी मिस्टर। वही मिस्टर डी ने एक्साइटेड होकर कहा, मिस्टर किंग, आप आ गए, थैंक गॉड। जख्मा अडानी तो गुस्से में यहां से जा रही थी। फाइनली आप आ गए। जख्मा उस शख्स का चेहरा हैरत में देख रही थी। जख्मा ने अपनी कोट को जोर से पकड़ लिया था और वहीं मिस्टर किंग ने अपनी गर्दन पर हाथ लगा लिया और टच किया तो वहां से ब्लड आ रहा था। ये देखकर जख्मा ने रिएक्ट करते हुए कहा, सो मिस्टर किंग, आप हैं रियली? आप लेट आए हैं मिस्टर किंग। मैंने तो सुना है कि आप अपने काम को लेकर डिले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वही मिस्टर किंग की नजरें तो अभी भी जख्म के चेहरे पर थी। कहीं तो देखा है उसने ये चेहरा और ये आंखें, वही जख्म अपना चेहरा। दूसरी तरफ घुमाकर अपने असिस्टेंट को देखने लगी। जख्म अपनी आंखें इधर उधर कर रही थी। वही मिस्टर किंग ने जख्म के फेस के एक्सप्रेशन देखे और फिर वो धीरे से अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिस जख्म अंदानी, हाउ आर यू? जख्म ने मिस्टर किंग की तरफ देखते हुए कहा, आई एम फाइन मिस्टर किंग, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। या फिर आप बातों में ही टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? मिस्टर किंग के साथ आई उनकी असिस्टेंट ने मिस्टर किंग को टिश्यू पेपर देते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस। मिस्टर किंग ने जख्म के नाखूनों से हुए अपनी गर्दन पर जख्म को साफ किया और फिर उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, ओके जख्मन अंदानी। वही जख्म ने मिस्टर किंग की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर किंग, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था। आई नो कि आप माइंड नहीं करेंगे और इससे हमारे बिजनेस रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर किंग ने जख्म अडानी की स्मार्टनेस को देखते हुए स्माइल करते हुए कहा, जख्म अडानी, जितना सुना था आपके बारे में, आप उतनी ही चालाक और स्मार्ट हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखने के बारे में क्यों सोचा? इसके पीछे आपका कोई तो मोटिव होगा, क्योंकि आप बिजनेस इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा धमाल मचा रही है। अक्सर न्यूज़पेपर में हम आपकी खबरें पढ़ते हैं और आप इंडिया क्यों आई हैं? जख्म ने मिस्टर किंग की तरफ देखते हुए कहा, पर्सनल क्वेश्चंस आप क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर किंग, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे बिजनेस रिलेटेड है, तो मैं इसका जवाब देना आपको जरूरी नहीं समझती। मिस्टर किंग की भौहें तन गईं और उसने जख्म के एटीट्यूड को देखते हुए कहा, ओके जख्म अंदानी, जैसी आपकी मर्जी। उसने जख्म को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को दिया। एक नई फिल्म पर वर्क चल रहा था जिसे मिस्टर किंग की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। जख्म अपनी वॉच में टाइम देख रही थी और वो मिस्टर किंग के द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देख रही थी, जिसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस लिखे हुए थे और अगर उसमें से एक भी कंडीशन पर जख्म एग्री नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रद्द कर दिए जाएंगे। और उस पेपर पर लिखी हुई कंडीशंस और एलुमनी की रकम को देखकर जख्म हैरान हो गई। फिर उसके दिमाग में हिट हुआ कि ऐसे ही नहीं, मिस्टर किंग को बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह कहा जाता है। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करता था। तभी अचानक से उस मीटिंग रूम के अंदर एक लेडी एंटर हुई और उसने मिस्टर किंग की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिस्टर किंग, प्लीज क्या आप मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? आखिर मुझे क्यों मॉडलिंग से हटाया जा रहा है? मैं एक ए ग्रेड मॉडल हूँ। मैं आपकी कंपनी की एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ और अचानक से आप किसी और को एम्बेसडर कैसे बना सकते हैं? मिस्टर किंग, प्लीज आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। उस मॉडल के चेहरे पर घबराहट थी मिस्टर किंग से बात करते हुए। वहीं मिस्टर किंग ने अपनी सरसरी नजर उस मॉडल पर डालते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, हमारी कंपनी को अनेक सालों में तुमने कोई प्रॉफिट नहीं दी। बी ग्रेड की मॉडल तुमसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रही है और मिस, तेरे बी ग्रेड की मॉडल होकर हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 पर पहुंचा है। उन्होंने इसीलिए तुम्हें रिप्लेस कर कर उन्हें ए ग्रेड मॉडल और एम्बेसडर के लिए हमारी कंपनी ने रिजाइन किया है। तुम्हें कंपनी से फायर नहीं किया है। तो तुम्हें इसलिए खुश होना चाहिए, वरना जिस तरीके की तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुम्हें धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। नाउ गेट लॉस्ट। दीपाली ने मिस्टर किंग की बात सुनी तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो भागकर मिस्टर किंग के कदमों में आकर बोली, प्लीज मिस्टर किंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतने हार्टलेस नहीं बन सकते। मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। मिस्टर किंग ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और उसके बाद उन्होंने मिस्टर डैनियल की तरफ देखा। मिस्टर डैनियल ने
दीपाली को गार्ड्स के द्वारा मीटिंग रूम से बाहर फेंक दिया और मीटिंग रूम के बाहर डोर से दीपाली को अंदर आने के लिए तड़पते हुए देख रही थी। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यह आदमी दिखने में जितना ही हैंडसम और स्मार्ट था, उतना ही इसके सीने में दिल नहीं है। अंदाज काफी इंप्रेसिव लगा। मिस्टर किंग ने जख्म के चेहरे की तरफ देखा। जख्म ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को रीड कर रही थी और मिस्टर किंग की नजरें तो जख्म की झुकी हुई पलकों पर थीं और वो उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहे थे। इन सब से अनजान की डैनियल मिस्टर किंग की एक हरकत को नोटिस कर रहे थे और उनके लिए यह थोड़ा अजीब भी था, क्योंकि मिस्टर किंग किसी लड़की की तरफ नहीं देखते। उनकी कंपनी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेस थी और उन्हें सेड्यूस करती थी, लेकिन मिस्टर किंग कभी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं देखते थे। वो अपने काम को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर रखते थे। लेकिन आज मिस्टर किंग को सामने से किसी लड़की की तरफ देखते हुए देखकर मिस्टर डैनियल थोड़े हैरान के साथ साथ स्माइल भी कर रहे थे। उसका अंदाज डिफरेंट था। वह लोगों को देखकर उन्हें रिस्पेक्ट इससे नहीं देती कि वो कौन सी पोजीशन पर है या उनके पास कितना पैसा है। जख्मा अडानी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मिस्टर डैनियल ने निकलवा ली थी और उन्हें पता था कि जख्मा अडानी ने इस बार इंडिया में वुमेन सीईओ का बेस्ट अवार्ड जीता था और फॉरेन कंट्री में भी वो धमाल मचाती हुई आई थी और वहां पर भी उन्होंने कई अवार्ड को कुछ सालों में हासिल किए थे और अब अपना दबदबा इंडिया में बनाने आई थी। और कहीं ना कहीं मिस्टर किंग की भी नजरें जख्मा अदानी पर पहले से ही थी, क्योंकि ऐसी लेडी के साथ हर कोई काम करना चाहता है जो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो और अपने काम के प्रति वो इतनी मोहब्बत करती हो। जख्म का पागलपन था अपने काम को लेकर। उन्होंने जख्म के बारे में जैसे ही सुना कि वो उनसे मिलना चाहती है, उन्होंने तुरंत मीटिंग फिक्स कर ली थी, क्योंकि जख्म अडानी उनकी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर के साथ साथ ऊंचाइयों तक पहुंचने पर भी मदद करेगी। मिस्टर किंग जख्म को देखते हुए यही सोच रहे थे कि कितनी मासूमियत इस चेहरे पर है और ये मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। उसने जख्म अडानी को कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा था, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं किया, क्योंकि सामने से वो ज्यादा खूबसूरत थी और उसका वो डोमिनेटिंग नेचर किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। जख्म ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स टेबल पर रखे और फिर उसने अपनी नजरें उठाकर मिस्टर किंग की तरफ देखा और दोनों की नजर जब एक दूसरे से मिली तो मिस्टर किंग के हाथ से पेन छूकर जमीन पर गिर गया और वह हड़बड़ा गई। उनकी इस हरकत को देखकर मिस्टर डैनियल के होठों पर स्माइल आ गई। वही जख्म के साथ आई। उसकी मैनेजर ने भी यह नोटिस कर लिया था। वही जख्म मिस्टर किंग के फेस को देख रही थी और उसने अपने होठों को भींच लिया और नजरें फेर ली। जख्म और मिस्टर किंग दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। जख्म ने मिस्टर किंग की तरफ देखते हुए अपनी नॉर्मल टोन में कहा, मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मिस्टर किंग। आई होप कि आप ये डील किसी और के साथ साइन नहीं करेंगे जब तक मैं आपको क्लियर ना कर दूं। मिस्टर किंग ने जख्म की तरफ देखते हुए कहा, ओके जख्म अंदानी, लेकिन आपको सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे इस बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आप जानती है कि मैं सिर्फ आप पर फोकस नहीं कर सकता। मुझे बहुत से कम होते हैं, सो आई होप कि आप इस काम को सीरियस लेंगी। जल्द से जल्द आप मुझे अपना फैसला बता देंगी ताकि आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सके। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मिस्टर डैनियल या आप मुझसे भी डिस्कस कर सकती हैं डायरेक्ट। जख्म ने मिस्टर किंग के उसके प्रोफेशनल बिहेवियर को देखा और फिर उसने धीरे से हामी भर दी। हम। जख्म ने पेन टेबल पर रखा। उसी वक्त मिस्टर किंग ने पेन उठा लिया और दोनों की उंगलियां एक दूसरे से टच कर गईं। जख्म ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। वहीं मिस्टर किंग ने जख्म के फेस की तरफ देखा। जख्म जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उसने अपने पर्स के अंदर अपने बाकी के डॉक्यूमेंट रखे। उसने अपनी मैनेजर को कुछ इशारा किया और उसके बाद वह दोनों वहां से चले गए। मिस्टर किंग की नजर जख्म की तरफ थी। जब तक जख्म उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, जब तक उन्होंने अपनी नजरें वहां से नहीं हटाई, और ये मिस्टर डी यानी कि डैनियल नोटिस कर रहे थे। मिस्टर डैनियल ने मिस्टर किंग की तरफ देखते हुए कहा, किंग, आपकी काफी ठंडी हो रही है। मिस्टर किंग ने हड़बड़ाकर
सिर नीचे करके अपनी कॉफी को देख। फिर उन्होंने घूर कर मिस्टर डेनियल की तरफ देखने गले। डेनियल मुस्कुराते हुए बोला, किंग, जख्म अंदानी आपको भी इंटरेस्टिंग लगे क्या? किंग ने अपनी कॉफी का शिप लेते हुए कहा, हम अनोइंग लेडी, नेक्स्ट शेड्यूल। मिस्टर डेनियल हड़बड़ा गए और उन्होंने किंग को आज के दिन का शेड्यूल बताना स्टार्ट कर दिया, जिसे मिस्टर किंग कॉफी का सिप लेते हुए सुन रहे थे। उनके हाथ में पेन था, जो उन्होंने उस पॉकेट में रखा। फिर डेनियल के साथ वह भी ऑफिस से बाहर आए, क्योंकि उन्हें भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग से कहीं जाना था। इधर जख्म अपनी कार में बैठी हुई थी। उसकी कार ट्रैफिक के बीच में फंसी हुई थी, जो जख्म को और ज्यादा इरिटेट कर रही थी। जख्म की उंगलियां कांप पर रही थी और उसकी आंखों के सामने मिस्टर किंग का ही फेस घूम रहा था। उनके माथे पर पसीना आने लगा। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर निकालकर अपना पसीना पहुंचा, फिर आंखें बंद कर कर चुपचाप बैठ गई। जख्म की मैनेजर ने भी उसे पसीना आते हुए देखकर धीमे से बोली, मैम, आई थिंक हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रही। आपकी तबीयत खराब हो रही है मैम। जख्म ने अपनी मैनेजर से रूडली कहा, कहा ना मैंने कि मैं ठीक हूं, तुम मीटिंग स्पॉट पर चलो। मैनेजर ने दोबारा एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनसे बहस करे या उनके ऑर्डर को फॉलो ना करें। थोड़ी देर में जख्म अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए एक रूम के अंदर इंटर हुई। वहां पर वह अपने क्लाइंट्स के साथ बैठी हुई थी, लेकिन जख्म का सिर बहुत दर्द कर रहा था। इधर कायांश वालिया अर्पिता के साथ डिनर डेट पर आया हुआ था। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसकी मॉम ने जबरदस्ती उसे अर्पिता के साथ डिनर डेट पर भेज दिया। उसकी मॉम बीमार थी, जिस वजह से वह मन नहीं कर पाया। कायांश बस दिखावा कर रहा था खुश होने का। अर्पिता देख रही थी कि कायांश का ध्यान कहीं और है, लेकिन फिर भी वह उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आज शॉर्ट ड्रेस के साथ साथ रिवीलिंग ड्रेस भी कह सकते हैं, उसे पहनकर आई थी, जिससे कायांश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आखिर था तो वो एक मर्द ही। अर्पिता बहुत कोशिश कर रही थी कायांश को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन अब न जाने कायांश को क्या हो गया है कि उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। ये वो कायांश है ही नहीं जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरा था। इधर कायांश के फोन पर किसी का कॉल आ गया। कायांश उठकर वहां से चला गया। बाहर आकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, तुमने बाकी की डिटेल्स निकलवाई, मुझे